नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो ये स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों का क्लास अब फिजिक्स का चैप्टर 1 कुछ और टॉपिक्स बच चुकी हैं, जिसको हम लोग आज के क्लासेस में कवर करेंगे। और इसके बाद देखते हैं कि कितने टॉपिक्स और बचेंगे और कितने दिन लग सकते हैं हमारे लाइट के क्लासेस, यानी कि फिजिक्स के लाइट चैप्टर्स में। ठीक है, तो इस बार आप लोग सच में CHS एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो विद्यार्थी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर मेरे लेक्चर्स को देखें और इस रिलेटेड टॉपिक्स जाकर अपने बुक से पढ़ें। ना तो आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रही है, आप बुक नहीं परचेज किए हैं और इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको गूगल्स पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खोजने में परेशानी हो रहा है, तो प्लीज़ बाबू आप मुझे एक बार कमेंट करके देखिए। मैं आपको हर एक परेशानी को, जो स्टडी से रिलेटेड होगा, जो शिक्षा से रिलेटेड होगा, संबंधित होगा, उसको दूर करने का कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। और आपको जो भी CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल यानी कि पढ़ने के लिए सामग्री चाहिए, वो मैं आपको इस चैनल्स के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। वो या किसी प्रैक्टिस का PDF हो, जो भी फॉर्म में आप चाहते हैं उस फॉर्म में हम आपको उपलब्ध करा दूंगा। और मैं अभी सोच चुका हूं कि आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं, ठीक है बाबू, और उससे रिलेटेड हर स्टडी मटेरियल को अब आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको मंथली करेंट अफेयर्स और वीकली करेंट अफेयर्स का PDF भी प्रोवाइड कराना है, क्योंकि आप इससे भी जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए आज अपने क्लास को शुरू करते हैं लाइट। और इसके पहले वाले जो क्लास था उसको आप देखे होंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं तो वह ध्यान में रखें कि बाबू हमारे फिजिक्स का जो क्लास है वो 4 लेक्चर्स चल चुका है। जो 4 गो लेक्चर्स है, 4 लेक्चर्स है बाबू, सॉरी 4 लेक्चर्स हम लोग देख चुके हैं। तो इसलिए आप क्या कीजिए, पहले शुरू से जो पूरा लेक्चर्स है, जो पहला लेक्चर गया था, वो सारे लेक्चर्स को देखकर तब इस लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। और इतना कोई भी परेशानी नहीं उठाना है। मैं आज आपको एक बातें अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि हम लोग फिजिक्स को अब ये 1 मंथ यानी कि इस मार्च में पूरा 31 मार्च जैसे एंड होगा, हमारा फिजिक्स प्रैक्टिस के साथ साथ लेक्चर्स के साथ साथ एंड कर देंगे इसको। ठीक है, आप याद रखिएगा, क्योंकि हम इसको लंबा नहीं ले जाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री भी हमको शुरू करना है। ठीक है, चलिए तो अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे वाले टॉपिक्स को। आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। बाबू, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। आप किसे बताओगे? अगर नहीं जानोगे तो क्या क्या बताओगे? आप बताओ, क्या बताओगे? कुछ नहीं बताओगे, गलत करके आओगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बाबू हर समय लक साथ देता ही देता है, नहीं देता है, ज़्यादा करके नहीं देता है। इसलिए आप हर एक पॉइंट्स, हर एक टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझकर पढ़ें, ताकि आपको कोई भी समस्या से गुजरना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या है। इससे आप देख लीजिए कि क्या है विशेषता, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। ध्यानपूर्वक देखिएगा स्टूडेंट, कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे बनता है। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब आप समझते हैं, प्रतिबिंब आप समझते हैं? नहीं समझते हैं तो प्लीज़ धैर्य बनाकर रखें, वीडियो को अंत तक देखें। हर एक पॉइंट्स को मैं क्लियर कर दूंगा आपको। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिए, पूरा लेक्चर्स को एकाग्र होकर शांतिपूर्वक हेडफोन यूज कीजिए और तब देखिए। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। आप दर्पण समझ रहे होंगे, दर्पण आईना जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, और एक और विशेषता क्या है कि आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो हमारे समतल दर्पण है उसमें अगर किसी का प्रतिबिंब बनता है, अगर आप अपने आईने के पास खड़े होंगे और आप अपना चेहरा उसमें देखेंगे, तो आपका आकार जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा उसमें भी प्रतिबिंब बनेगा।
ठीक है। उसी को प्रतिबिंब कहते हैं, जो कि आपका प्रतिबिंब आईना में बनता है। यही तो एक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को भी पूरे डिटेल में हम लोग क्लियर करेंगे, इसका परेशानी नहीं लेना है। चलिए इसके आगे वाली विशेषता को देखते हैं। आपको समझने में कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है ना? चलिए, नहीं हो रही होगी, मुझे उम्मीद है। चलिए, आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर कोई भी वस्तु आप समतल दर्पण के पास लेकर जाएंगे, जितना बड़ा उस वस्तु का आकार होगा उतना ही बड़ा उस प्रतिबिंब का भी आकार होगा। ठीक है। उसके बाद वस्तु की अपेक्षा, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पे वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु की अपेक्षा सीधा ही बनता है, ना कि उल्टा बनता है। बाबू एक बात ध्यान रखिएगा, इस दर्पण में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, किस स्थिति में बनता है और क्यों बनता है। ठीक है। सारे कहाँ पे रखने पे प्रतिबिंब उल्टा बनता है, कहाँ पे प्रतिबिंब रखने पे सीधा बनता है। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनती है या बनता है वह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है और पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है। पार्श्विक रूप क्या है, आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप का मतलब क्या होता है? मैं आपको भी जानना चाहता हूं कि आप 10th पास हैं, तो क्या आप जान रहे हैं कुछ या नहीं जान रहे हैं? चलिए, लेकिन मैं तो बनाऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप, तो बाबू एक ध्यान रखिएगा, आप जो भी स्टडी मटेरियल मैं उस पर उपलब्ध कराऊंगा उसको तो मैं चेक करूंगा, और कभी भी कॉल करके आपसे कुछ भी पूछ सकते, क्योंकि आप उसमें ज्वाइन करेंगे तो एक मेरा स्टूडेंट होंगे, आप मेरा छोटा भाई होंगे। उस नाते से मेरा एक हक बनता है कि आपसे हम कभी भी टेस्ट ले सकते हैं, जो टॉपिक पढ़ाए कभी भी आपसे कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि आभासी होता है। आभासी क्या है? आभासी क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे, बस आप अभी सुनिए। आभासी भी होता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब क्या होते हैं? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है और आभासी भी होता है। और दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। आप इस कंसेप्ट को ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सुनिएगा क्या बोल रहा है, अब जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होगा। आप यहाँ कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि अगर दर्पण में जो हमारी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कितना पीछे बनता है, अगर आप जितना दर्पण के करीब जाएंगे वह उतना ही पीछे आपका प्रतिबिंब बनाएगा, ना कि उतना ही आगे, ना ही उतना ही पे। ठीक है, यही इसका कंसेप्ट है। अब चलिए, प्रतिबिंब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे ना? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं होगा यहाँ तक समझने में। ठीक है, हम आपको वहीं हर एक पॉइंट्स को क्लियर कराऊंगा। अब इसमें बार बार आ रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं ना। यह क्या है? प्रतिबिंब क्या है? क्या है? कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं। चलो देखो प्रतिबिंब क्या है। बार बार हम आपको सुना रहे हैं कि प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है? आप भी सोच रहे होंगे कि हम जान ले थोड़ा। तो चलिए, आपको प्रतिबिंब बताने के लिए मैं लेकर आ गया और आपको प्रतिबिंब भी बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं या प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कौन कौन से होते हैं, सारे पॉइंट्स मैं क्लियर कर देता हूँ। बस थोड़ा सा मैं जो भी डिफिनेशन बाबू आपको देता हूँ और जो भी परिभाषा देता हूँ वो अपने सिंपल लैंग्वेज में देता हूँ, जो कि देखिएगा आप अगर कहीं भी पढ़े भी होंगे उससे बहुत ही सरल तरीके से। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, दर्पण। अब दर्पण आ गया तो दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या है? तो ध्यानपूर्वक इसको थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रहने देते हैं। बाबू आ जाइए परावर्तन के पास। आप तो परावर्तन जान रहे हैं कि परावर्तन क्या है। चलिए याद कीजिए कि परावर्तन क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर लिए होंगे कि परावर्तन क्या है। ठीक है। बिंदु स्रोत समझ रहे हैं कि मानते हैं कि सूरज एक स्रोत समझ रहे हैं ना, जहां से प्रकाश किरणें आ रही होगी। कहां से प्रकाश की किरण आएगी? कहां से? एक बल्ब के द्वारा।
मतलब जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है वहीं तो प्रकाश का स्रोत है ना। ठीक है, चलिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो आप तो समझ गए होंगे कि जिस बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि प्रतिबिंब आखिर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जरा इसको हम थोड़ा देर के लिए यहीं पे इधर उधर, चलिए आगे। प्रतिबिंब फ्रेंड्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। आप तो जान गए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें भी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं हमारे। एक तो होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब, क्या सुनिएगा जरा ध्यान से। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। यहाँ आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे, आभासी कहीं पे यूज़ किए हैं हम लोग। आभासी शब्द यहाँ पे हमारा कहीं आया है, आभासी वो होता है यहाँ पे, वहीं काल्पनिक को ही हम आभासी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। आभासी कहते हैं, काल्पनिक या आभासी, और वास्तविक को हम लोग रियल कहते हैं, काल्पनिक को हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब आखिर है क्या। जैसे कि हम लोग देखें कि प्रतिबिंब क्या है। इसके बाद जब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं तो इसमें जब वास्तविक और काल्पनिक होता है तो वास्तविक क्या है, वास्तविक तो हम लोग जान रहे हैं जो कि वास्तव में हो। ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक आप लोग रियल नंबर जब पढ़े होंगे नंबर सिस्टम, उसमें आपको हम बताएं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या है। वहीं उसी तरह यहाँ पे है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। स्टूडेंट हमारा मैथ का भी क्लासेस चलता है अपने चैनल्स के द्वारा, उसको भी अटेंड किया कीजिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उसमें मैथ। और जो भी प्रॉब्लम है बाबू आप डायरेक्ट मुझसे शेयर करके पूछ सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टेक्ट हेल्पलाइन नंबर भी दे दूंगा। ठीक है, सॉरी, वहाँ से भी मैं दिया हूँ। और सारे लेक्चर्स में जो भी मेरे स्टूडेंट रेगुलर लेक्चर्स को अटेंड करते हैं उनको मालूम है, और जो नहीं करते हैं बाबू उनका तो बात छोड़िए। चलिए चलिए देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। चलिए आ जाइए वास्तविक प्रतिबिंब पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मेरे बातों को। ठीक है, अगर कोई भी बिंदु किसी भी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है और दर्पण से परावर्तन हो रही है, परावर्तन आप समझ पा रहे होंगे कि हमें परावर्तन बार बार, देखिए फ्रेंड्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वह हर समय यूज होगा। देखिए अब परावर्तन पढ़ाए हैं पूरा, जबकि आपका पूरा लाइट चैप्टर है ना उसमें परावर्तन का यूज है, अपवर्तन का यूज है, और ये दर्पण। ठीक है, लेंस भी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें भी परावर्तन का यूज है। ठीक है बाबू, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको रिकॉल करते रहिए, याद करते रहिए। जब क्लास एंड होता है तो आप क्या पढ़े हैं, आपको कितना याद है, मनन कीजिए मन में, आंख बंद करके थोड़ा देर ध्यान से सोचिए कि हम जितना पढ़े हैं क्या हम उतना अपने माइंड में उसको बना पा रहे हैं, हम याद कर पा रहे हैं क्या, मेरे दिमाग में वो सारे बातें आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, हम जो बता रहे हैं आप उसको अपने माइंड में लाने का कोशिश कीजिए, तभी आप ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा भटकते हैं यूट्यूब पे कि बहुत दिनों तक याद रखने का क्या ट्रिक प्रमोद है, बाबू यही एक है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रतिबिंब को। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर जो भी स्टूडेंट अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आप बाबू छोटे हैं कोई बात नहीं, नहीं यूज़ करते हैं तो प्लीज़ यूज़ भी नहीं कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म को, आप सक्सेस हो जाइएगा तभी यूज़ कीजिएगा। अगर जो करते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए, तो यह लिंक है, यहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप वहाँ पहुँच सकते हैं।
और कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिनको ये नहीं करना है तो मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। चलिए आ जाइए, इस पे ज़्यादा बातें नहीं। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब रट लिए हम लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, कैसे है, क्या है। थोड़ा सा इमेज के माध्यम से समझ पाते हैं ना। आप तो उतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए यही मेरा दर्पण है, यही हम लोगों का दर्पण है, जबकि हम लोग उसी टाइम से दर्पण दर्पण रट रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे, कहेंगे कि ये कैसा दर्पण है। तो बाबू आप थोड़ा धैर्य, सॉरी फ्रेंड्स, ये इसका प्रॉब्लम क्या है जो कि मैं ज़रा देख लूँ। चलिए इसका प्रॉब्लम यहीं था, ठीक है, यहीं, अब नहीं होगा। चलिए लॉक कर दिए ना, इसको लॉक कर देने के बाद कहाँ किसी को कुछ है, देखिए नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा। चलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए कि एक ऐसा दर्पण है। एक तो ऐसे भी दर्पण आपको मिलेंगे, आप चम्मच को देखिए ना, चम्मच को उभरा हुआ रहता है, वहीं वो भी एक हमारा एक दर्पण है। और ऐसा धंसा हुआ जो भाग होता है ये भी एक दर्पण है। दर्पण, चलिए सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उस टॉपिक को आने पे करेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, ये हमारा लॉक हो गया, साथ साथ ये भी नहीं मिटेगा, ठीक है बाबू। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा पॉइंट्स को। देखिए यहाँ से कोई प्रकाश किरणें हमारी चल रही है, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा मेरे बात को। और यहाँ से यहाँ देखिएगा, सॉरी, यहाँ से देखिए, ठीक है। और यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद, और यहाँ ये फोकस इसको कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे तो शायद आपको ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, और इसका डिटेल में हम लोग चर्चा जब करेंगे, लेंस को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। सी क्या होता है, एफ क्या होता है, पी क्या होता है, और यह उल्टा क्यों है, यह सीधा क्यों होता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में हमारा प्रतिबिंब जो बनता है ना बाबू, वह उल्टा बनता है, ना कि सीधा बनता है। अगर आपसे हम पूछ ले कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप क्या बताओगे? याद करो, अभी जस्ट बताया हूं मैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। आपसे कोई भी प्रश्न किया जाता है, लेकिन आप कमेंट करके उसका जवाब नहीं देते। जो स्टूडेंट मेरे वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, अगर जो नहीं करते हैं उनका कोई बात नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर्स को देखते हैं तो प्लीज़, मैं जो प्रश्न करता हूँ उसको आपका फर्ज बनता है उस प्रश्न का जवाब देना। कमेंट, जहाँ मैं पूछ रहा हूँ कमेंट के माध्यम से पूछ रहा हूँ, जो भी तरीके से मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। उसके बाद आता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इसको भी देखेंगे ना हम जरा कि आखिर ये क्या है। चलिए अभी और टॉपिक है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या है? थोड़ा सा कलर का पेन चेंज कर लूँ, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या है, इसको नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको सुविधा हो वैसे कीजिएगा, लेकिन आप इसको याद रखिएगा बाबू, ठीक है, सारे टॉपिक्स को। किसी बिंदु स्रोत, ध्यानपूर्वक समझिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण यहाँ खत्म हुए, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब। बाबू काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में थोड़ा सा चेंज कर दोगे, आप दोनों याद कर जाओगे। एक याद है तो दोनों याद है, बस चेंज कहाँ करना है आप ध्यानपूर्वक क्या समझिएगा। जिस बिंदु से आती प्रतिबिंब, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये काल्पनिक है। और यहाँ देखिएगा वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पे वास्तविक में वास्तव में मिल जाती है, और काल्पनिक में आती हुई प्रतीत होती है, ना कि मिलती हुई प्रतीत होती है। उससे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैं इमेज भी दिखाऊंगा, लेकिन आप पहले यहाँ तक डिफिनेशन को जानिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि काल्पनिक प्रतिबिंब में कैसे काल्पनिक इसमें कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, सीधा बनता है या उल्टा, तो आप क्या कहोगे? सीधा बनते हैं। मैं सारा पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, बस आप प्लीज़ धैर्य बना कर रहें। हर एक पॉइंट्स को मैं पढ़ाऊंगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ओके।
आ जाइए, थोड़ा सा बात करते हैं हम दर्पण पे। इससे पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट देख लूँ, कुछ टॉपिक है फ्रेंड्स मैं आपको जो पढ़ाने के लिए लेकर आया हूँ उसको थोड़ा सा इधर से उधर हो गया है, ओके, जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। देखिएगा ज़रा इसको, आप एक दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, ठीक है, आप एक दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आप एक दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। आपको दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, यह प्रकाश के प्रवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है आप सोचिए हैं। आप बोलिएगा कि ये तो कुछ नहीं है, चूरन है, लेकिन बाबू ये बहुत ही बड़ा फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दर्पण में प्रतिबिंब किसके कारण बनता है तो आप जवाब क्या दोगे? और उसमें रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, और इनमें से सभी। अगर जो जान रहे हैं तो बता दें कि परावर्तन के कारण बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप पूरा नोट नहीं करना चाहते तो 1 लाइनर क्वेश्चंस के रूप में इसे नोट कर लीजिएगा कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं परावर्तन के कारण बनते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये तो नोट कर लीजिएगा, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा आप। चलिए, नोट कर लिए होंगे ना, कर लिए होंगे। अब आइए दर्पण के बारे में। दर्पण बहुत ज़्यादा रट लिया हम लोग, जब से क्लास स्टार्ट हुआ था दर्पण की ही दर्पण दर्पण आए जा रहा है। तो दर्पण है क्या भाई? दर्पण क्या है इसको तो जान लेते हैं ना थोड़ा, कि दर्पण क्या है। चलो भाई दर्पण को भी जानते हैं। देखिए, वह पदार्थ जो निश्चित नियमों के अनुसार, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वह पदार्थ जो निश्चित नियमों के अनुसार आपतित किरण का कम से कम 98% परावर्तित करता हो वो दर्पण कहलाता है। आप पहले यहां से एक पॉइंट्स याद रखिएगा कि वह पदार्थ जो निश्चित नियमों के अनुसार आपतित किरण का कम से कम 98% परावर्तित करता है हो दर्पण कहलाता है। अगर आपसे पूछ लीजिए कि दर्पण कितने परसेंट प्रकाश को परावर्तित करता है, बाबू यह इंट्रेंस एग्जाम से इसमें भीड़ होती है। आपसे कैसे क्वेश्चंस, कैसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे यह कोई नहीं सोचा होगा, लेकिन यह तय है कि आपके सिलेबस के अंदर से ही पूछा जाएगा, ना कि सिलेबस के बाहर। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन कैसे भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, नहीं। जो बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम्स, बीए के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, वो प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे, ऐसा भी नहीं। बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, ऐसा भी नहीं। आपके सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन किस लेवल के पूछे जाएंगे वो तय नहीं है, ठीक है। आइए इसके साथ साथ एक बात और ध्यान में रखें, समतल दर्पण, यहाँ समतल दर्पण के पीछे पारा या चांदी का लेप करके, सॉरी थोड़ा सा हमें भी नहीं, करके तथा उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का लेप करके उसे दर्पण स्वरूप बनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दर्पण के पीछे क्या चीज का लेप लगा होता है तो आप जान रहे होंगे, तो बता दें कि पारा या चांदी का लेप लगा होता है और आगे सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिल्वर नाइट्रेट का लेप किस दर्पण में लगा हुआ होता है तो आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? अगर जान रहे होगे तब ना बताओगे कि हाँ समतल दर्पण के। अगर आप नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, आप क्या जवाब दोगे? नहीं दोगे ना, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रिक और लक हमेशा काम साथ नहीं देते हैं। आप जो पढ़ेंगे वहीं आपके साथ है एग्ज़ाम टाइम में, ना कि कुछ और, ठीक। चलिए, ताकि प्रकाश, सॉरी मैं तो काट ही दे रहा हूँ यार, चलो आ जाओ। ताकि प्रकाश किरणें आर पार ना जा सके और वह लेप प्रकाश की किरणें को परावर्तित कर देती हैं। इसी लेप के कारण तो दर्पण जो समतल या जो दर्पण है प्रकाश को परावर्तित करती है, तभी तो हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है और प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। सॉरी, चलिए आप यहाँ तक समझ गए होंगे ना। मुझे तो उम्मीद है कि बाबू आपको मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, जिस तरह से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, 100% बाबू आपको बता रहा हूँ। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ और उपाय करूँगा और आपको एक्स्ट्रा अलग से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक अगर देख रहे होंगे वीडियो को तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और हम लोग क्या देखेंगे, जरा देखिए थोड़ा सा इमेज पे देख। यह हमारा, यही तो हमारा दर्पण है, जो आईना, और यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है और ये अपना चेहरा देख रही है दर्पण में। तो देखिए, यह प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही तो दिखाई देता है ना। आप ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे ना मेरी बातों को, यही आप समझ जाइए, बस समझ गए होंगे ना। यह जो दिख रहा है यही तो प्रतिबिंब है हमारा, ठीक है, यही प्रतिबिंब है। थोड़ा सा और हम देखते हैं कि और जो टॉपिक हैं हमारे, समझ गए ना आप बातों को। तो प्लीज़ आप नोट करते रहिएगा, ना कि आप ऐसे लेक्चर्स देखेंगे। आप पूरा तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दर्पण के बारे में। आखिर अब आ गए हम अपने टॉपिक पे। दर्पण तो आप देख ही लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा दर्पण के बारे में जानते हैं कि आखिर दर्पण थोड़ा सा और। चलिए देखिए, वह पृष्ठ जो नियमित नियम के अनुसार, एक और परिभाषा है, जो नियमित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है उसे दर्पण कहते हैं, ठीक है। और यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से, जिसके बारे में, एक तो दर्पण आप उससे रूबरू हैं, आप उससे पहचानते हैं, लेकिन याद कीजिए कौन सा दर्पण। तो एक दर्पण आपका होता है स्टूडेंट, जो आपका क्या है, जो कि आपका समतल दर्पण है। एक हमारा समतल दर्पण और एक हमारा आ गया इसमें नया गोलीय दर्पण, ठीक है। एक इसमें आगे हमारा गोलीय दर्पण, जो कि आप तो अब समझ पा रहे होंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और इस दो दर्पण में देखिएगा कितना लंबा क्लास जाएगा। और समतल दर्पण क्या, मैं थोड़ा सा डिफिनेशन बताना चाहूँगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। बस थोड़ा सा आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, बड़े हो गए हो आप। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है, समतल, उसी तो समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण क्या है? समतल आप समझ गए तो गोलीय तो समझ जाओगे ना। गोलीय दर्पण को उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के या एक भाग होता हो। जैसे कि चम्मच आप देख लो ना, वो एक गोलीय दर्पण। सीधा सीधा मैं उदाहरण बताता हूँ, ठीक है, जो कि आप हमेशा उसको देखते हो, ठीक है। और बाबू एक बात, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल की घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि हर समय आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। इससे आगे वाले क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण भी हमारे 2-3 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इस सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड आते हैं, तो 2-3 और क्लासेस में हम लोग लाइट को कंप्लीट करेंगे। और जो मैं बोला हूँ उसको मैं करके रहूँगा, क्योंकि अब हम आराम से बैठेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि हम लोग अब 1 मंथ के अंदर अपने फिजिक्स के क्लासेस को एंड करेंगे। उसके बाद हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री का क्लास हम लोगों का शुरू होगा, क्योंकि मैथ थोड़ा सा लंबा है, मैथ को धीरे धीरे हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम के क्लास में फिर मिलिएगा आप, हम लोग शाम का क्लास अटेंड करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहें, ध्यानपूर्वक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।